हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अशर्मा। तो दोस्तों, फिर से हम रूबरू हो रहे हैं एक समय के अंतराल के बाद। अ, आपको जो सीरीज लेके चले हुए थे हम हिंदी व्याकरण की, साहित्य की और एचपीजीके की, वो बीच में छोड़ दी थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बीच में जो बच्चों के ग्राउंड चले हुए थे उस कारण हमने बीच में पॉज लिया हुआ था, ताकि बच्चों का जो रूटीन है वो फिर बना रहे, क्योंकि वो ग्राउंड में व्यस्त थे। अब लगभग कुछ एक जिलों को छोड़कर सभी जिलों में हिमाचल प्रदेश में जो है वो एचपी पुलिस का जो ग्राउंड है वो लगभग हो चुका है। और जिन बच्चों ने जो ये ग्राउंड की परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है, उनके लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत। और अगला जो टास्क है वो इससे भी ज़्यादा आपको जो है वो कठिन रहने वाला है। तो आपको अभी से इसकी जो है वो तैयारियां करनी होगी। और जिन बच्चों का जिन जिलों में अभी ग्राउंड नहीं हुआ है वो अपनी तैयारियां करते रहें। और जैसे ही आपका ग्राउंड क्लियर हो जाता है तो आप अपने रिटर्न पर पूरा फोकस करें, क्योंकि इस बार आपको बताया कि रिटर्न भी लगभग उतना ही कठिन होने वाला है जितना आपके लिए ग्राउंड रहा है। जो मेरा बीच में एक पोज़ लेने का एक और कारण था, वो था कि हम बाहर निकले हुए थे, बाहर गए हुए थे, महाकुंभ में गए हुए थे प्रयागराज। तो 1-2 दिन पहले ही वापस लौटे हैं। तो कुछ बच्चों के बार-बार कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा बता दीजिएगा कि जो हिंदी पोर्शन है उसमें क्या-क्या चीज़ें मोस्ट हैं और क्या-क्या हमको ज़्यादा ध्यान देना है। हालाँकि उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है वो दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों के मैसेज है वो आ रहे थे कि सर हमें थोड़ा बता दीजिएगा। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से वैसे तो हम जो है वो हिंदी पर बात करेंगे कि हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रश्न आने की जो संभावना है, और जहाँ से थोड़ा डीपली पूछा जाएगा और जो हर किसी के बस की बात नहीं होगी, मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा। कुछ एक विद्यार्थी होंगे जो वहाँ तक पहुँच पाएँगे। जितनी हिंदी सोच रहे होंगे आपकी बहुत आसान है, उतना नहीं होता। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा एचपी पुलिस को छोड़कर, क्योंकि एचपी पुलिस इससे पहले जो है वो डिपार्टमेंट खुद करवाता था। इस बार जो है वो एचपीपीएससी शिमला करवा रहा है। तो एचपीपीएससी शिमला के द्वारा जितने भी पेपर अभी थर्ड क्लास के करवाए गए हैं, एक बार आप ज़रूर देख लें कि किस लेवल की आपकी हिंदी उसमें आती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो एचपी पुलिस का जो रिटन एग्ज़ाम है, उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है और उसमें किन-किन बातों पर आपको विशेष ध्यान जो है वो देना है। चलिए, ये आपका सिलेबस है एचपी पुलिस का। ये आप अपनी इस साइट पर एचपीपीएससी सिलेबस करके डाल सकते हैं और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपका पूरा नोटिफ़िकेशन डाला गया कि कब ये जो सिलेबस है वो इनके द्वारा गेज़ेटेड किया गया, निकाला गया है। इसमें जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो भी दिया गया है कि इसमें आपका 2 हावर्स का है, 2 घंटे का है और 90 जो है अंक जो हैं वो रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ामिनेशन होगा, वो आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अंग्रेजी दी गई है। अंग्रेजी के कितने प्रश्न आने वाले हैं? 20 प्रश्न आने वाले हैं। उसी तरह हिंदी की भी जो है वो 20 प्रश्न जो है वो आएँगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे और आपके रीज़निंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस पर भी मैं थोड़ी-सी बात करूँगा कि यहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें जो आपको ज़्यादा पढ़नी है और एचपीजीके आप उसमें कितना पढ़ेंगे। पहले हम हिंदी पर बात करते हैं जिस पर बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी। तो चलिए, हिंदी में आपको कुछ एक टॉपिक दिएँगे, जैसे स्वर व्यंजन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ठीक है? तो ये आपके 7 टॉपिक इसमें टोटल दिए गए हैं कि यहाँ से प्रश्न आएँगे। तो लाज़मी है कि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएँगे। इसके अलावा भी प्रश्न आते हैं, इतना तय ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो तय है कि यहाँ से अगर 20 प्रश्न हैं, तो 20 में से 18 प्रश्न आप इन्हीं में से देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन जो है वो बाहर से रहता है, 2-3 प्रश्न।
चलिए पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्वर व्यंजन देखते हैं। स्वर व्यंजन में आसान रहेंगे, यहाँ से कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला है। स्वर व्यंजन में आपको पता है स्वरों की संख्या पूछी जा सकती है, स्वरों का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे व्यंजन के बारे में, व्यंजन की संख्या, व्यंजनों का वर्गीकरण, इनका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, अल्पप्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, कौन से अल्पप्राण और सघोष होंगे, कौन से महाप्राण और अघोष होंगे या सघोष होंगे, या फिर अंतस्थ व्यंजन कौन से, ऊष्मीय व्यंजन कौन से है, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, मूल स्पर्शी कौन से हैं, पार्श्विक कौन से हैं, लुंठित, प्रकंपित कौन से, इत्यादि इत्यादि। जो भी इनका वर्गीकरण रहेगा वो सारा आपको करना है और बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 1 से 2 लेक्चर में आपका ये सिलेबस हो जाता है, पहला वाला। दूसरा है पर्यायवाची। यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न आने ही आने हैं, तो इतना जितना हो सके आपके पास जो बुक्स होगी वो आपने पढ़नी है। मेरे पास भी जो कंटेंट होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से हम डाल देंगे। उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, केवल आपको पेज दे दिए जाएंगे, आप उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट लेके उनको पढ़ते रहिए। या आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक है, एक किताब से तो काम नहीं चलेगा। जो भी आपको कहीं से मिलता है, मतलब जो ये पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, वो एक किताब पर निर्भर नहीं रहते। आप एक तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, चाहे वो कोई सा भी होगा, उठाइए, उसमें हिंदी ग्रामर में कौन कौन से पर्यायवाची अभी तक पूछे जा चुके हैं, विलोम शब्द पूछे जा चुके हैं, बार बार उनको आपने देखना है। पर्यायवाची में भी यही करना है, विलोम शब्द में भी यही करना है। फिर है एकार्थी। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एक अर्थ प्रदान करते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके अर्थ अनेक होते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको ढंग से कर लेने। अनेकार्थी में जैसे शब्द एक होता है लेकिन अर्थ उसके जो है वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम एक शब्द ले लें कनक। कनक अर्थ गेहूं भी होता है, कनक अर्थ सोना भी होता है, कनक अर्थ धतूरा भी होता है। हार शब्द है, हार का अर्थ पराजय भी है, हार का अर्थ माला जो गले में डाली जाती है उसको भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी कहते हैं। कुछ शब्द कहते होते एकार्थी होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपकी, जैसे संज्ञा है, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको तो संज्ञा कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी जो है वो संज्ञा होती है, संज्ञा नहीं होती। चलिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। संज्ञा में आप सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो करेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा आप सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। और हो सके तो जातिवाचक संज्ञा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम में आपको पता है जो पीएससी का सबसे प्रिय टॉपिक है, यहाँ से भाग है सर्वनाम में, वो है आपका एक तो निजवाचक। निजवाचक जहां से उलझाया जाता है, और उसके बाद एक आता है पुरुषवाचक जो उलझाने वाला है, मेन यहीं से इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। विशेषण, विशेषण भी आप देख लीजिएगा, विशेषण में अवस्थाएं पढ़नी है, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, वो भी पढ़ लेनी है। उसके बाद विशेषण जो शब्द हैं वो किससे बना है, जैसे संज्ञा से बनने वाले विशेषण कौन से, सर्वनाम से बनने वाले विशेषण कौन से हैं, या ये विशेषण किससे मिलकर बना है, इस तरह से आपने थोड़ा ध्यान रखना है। भाववाचक में भी यही आता है रूप कि भाववाचक संज्ञा किससे मिलकर बनी है, किस तरह से बनी है। और एक आ गया आपके पास क्रिया टॉपिक। क्रिया तो आपको ध्यान रखिएगा, ढंग से पढ़ लेनी है। क्रिया जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये इससे पहले वाली चीजें हैं याद करने वाली, ये जो चीजें हैं वो रटने वाली है, लेकिन यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्रिया में कॉन्सेप्ट काम आता है, नियम काम आते हैं, तो इसके नियम याद रखिएगा। क्रिया का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो हम कर्म के आधार पे करते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उसके बाद संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, जिसमें 8 प्रकार आप पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेरणार्थक है, सजाती है, सजाती क्रिया होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार हैं, 8 एक भेद इसके जो हैं वो अलग अलग रूप हैं, वो आप ढंग से लिख लीजिएगा। क्रिया के लिए कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे क्रिया का मूल रूप क्या है, या जो धातु है उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का कौन सा रूप बनता है, निर्मित क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया क्या है, कृदंत क्रिया क्या है, तात्कालिक क्रिया क्या है, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन जो है क्रिया से बहुत बनते हैं, तो क्रिया वाला जो टॉपिक है वो ढंग से कर लीजिएगा। और वैसे हमने सीरीज तो चलाई हुई है, आपके दृष्टिकोण से ही हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी शायद जो लास्ट टॉपिक बना था वो समास पर टॉपिक बना था, समास की एक आध क्लास और बची है, उसके बाद नए टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद है अव्यय। सबसे ज़्यादा जो उलझेंगे बच्चे वो इस वाले टॉपिक से, मतलब जो हर कोई नहीं कर पाएगा वो ये वाला है, अव्यय वाला। आपको पता है हिंदी व्याकरण में अव्यय मुख्यतः 4 होते हैं। पहला होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा होगा संबंध बोधक, तीसरा होगा समुच्चय बोधक और चौथा होगा विस्मय बोधक। एक अन्य रूप माना जाता है निपात, यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जो अव्यय वाला है वो सबसे ज्यादा उलझाने वाली चीजें हैं इसमें। एक क्रिया होगी, एक अव्यय होगा, जहां कॉन्सेप्ट काम आएगा आपका वहां रटने वाली चीजें नहीं है। बाकी आपको पर्यायवाची रटने पड़ेंगे, विलोम शब्द रटने पड़ेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, संज्ञा में भी कुछ चीजें समझने वाली है, कुछ चीजें याद रखने वाली है, सर्वनाम में भी कुछ चीजें समझने वाली है, कुछ चीजें याद रखने योग्य है। लेकिन लगभग 1, 2, 3 और 4, ये 4 टॉपिक वो हैं जो आपको केवल और केवल जितना अभ्यास हो सके करना है। इन 4 टॉपिकों पर जितना हो सके अभ्यास करना है, जितने मिल सके उदाहरण वो पढ़ने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर खंगालिएगा, चाहे कोई सा भी हो, हिमाचल का हो, हिमाचल के बाहर का हो, कोई भी पेपर जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता हो, जिसमें ये पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, हर कोई क्वेश्चन देखिएगा और उसमें इनको रटने का काम कीजिएगा। अव्यय में आपको पता है अव्यय और क्रिया यहाँ उलझाने वाली चीजें हैं। थोड़ा भाववाचक संज्ञा और विशेषण यहाँ भी थोड़ा सा उलझाएंगे आपको, क्योंकि भाववाचक संज्ञा पहचानना और विशेषण पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी किन्हीं किन्हीं स्थितियों में। तो हाँ, यहाँ उलझने वाली स्थितियां हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो उलझने वाली है वो क्रिया और अव्यय है। अव्यय आपको इतनी ही नहीं कि 4 ही चीजें याद रखनी है, 5 चीजें कि क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मय बोधक हो गया और निपात हो गया। यही 5 चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा क्रिया विशेषण में कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के आगे 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, इस तरह से याद रखने हैं। जो संबंध बोधक है वो भी 2 प्रकार के हैं, वो आपको एक दिन बताया भी था शायद, कहीं क्लास में बताया होगा बीच में, संबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक। और उसी तरह आपका जो समुच्चय बोधक है उसके भी भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, उसी तरह समानाधिकरण और व्याधिकरण 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और जो विस्मय बोधक है इसके भी आगे 8 भेद होते हैं। निपात है, निपात के भी आगे 9 भेद होते हैं। तो इन पर एक तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ये सिलेबस है उस पर हम पूरी जो है वो वीडियो बनाएंगे। हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनती रहेगी। जैसे स्वर है, व्यंजन है, इन पर बन चुकी है। ठीक है, और ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्वर व्यंजन या पूरी व्याकरण की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां से आप देखते रहिएगा। एक पुराने वाली प्लेलिस्ट डाल दूंगा और एक अब नए वाली जो अब चली है। पुराने वाली में ग्रामर के लगभग सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, कुछ एक को छोड़कर। और जो नए वाली हैं उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, उसमें कुछ एक चीजें अपडेट हुई है, एक आध क्वेश्चन जो है वो पुराने वाली प्लेलिस्ट में शायद कम हो और यहाँ ऐड हो गया हो, इतना हो सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो नए वाली प्लेलिस्ट में जुड़ जाएंगे आपके। लाजमी है कि कोई चीज मान के चलिए मैंने 2020 में पढ़ाई है और कोई चीज अब हम 2025 में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सी चीजें होती है जो हम पेपर में देखते रहते हैं। मान के चलिए पहले कुछ और धारणा थी, अब पेपर जब आ रहे हैं, आंसर की आ रही है, कुछ आंसर आयोग द्वारा कुछ और दिए जा रहे हैं जिनकी मान्यता अब कुछ और है, पहले कुछ और थी। तो कुछ एक संशोधन है उसमें रहे हैं, बाकी आप प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, नियम तो वही रहेंगे, एक आध चीज को छोड़कर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक पुराने वाली होगी, एक नए वाली होगी। पुराने वाली में सारी वीडियो मिल जाएगी, नए वाली में अभी शायद ज्यादा वीडियो नहीं बन पाई है,
ये कल से रूटीन आपका, कल तो संडे है, सोमवार से रूटीन आपका कंटिन्यू रहने वाला है, व्याकरण का भी और एचपीजीके का भी और साहित्य का भी। तो चलिए ये रहा आपका हिंदी का। इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करने वाले थे कि जो आपका जीके वाला पोर्शन है उस पर भी थोड़ी सी बात करनी थी कि जीके में क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक तो इंटरनेशनल और नेशनल वाला, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कौन से संगठन है। चलिए ये तो आप जीके में कवर कर लेंगे, बुक वगैरह ऑथर कौन से हैं, ठीक है। सामान्य साइंस है, करंट आपका कंट्रीज उनकी कैपिटल है, करंट अफेयर है, चाहे नेशनल है इंटरनेशनल है, करंट और प्रीवियस ईयर, मतलब करंट जो अभी चल रहा है 2025 वाला और प्रीवियस मतलब 2024 वाला। तो आपने करंट अफेयर कितनी पढ़नी है, 2024 और 25 की करंट अफेयर आपने पढ़नी है। इसके अलावा जो आपने ध्यान देना है वो है महत्वपूर्ण तिथियां हैं, एब्रीवेशन है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूँ, ये तो चलिए आप पढ़ ही लेंगे सारा, लेकिन एचपीजीके में आपने क्या क्या मुख्य बातें रखनी है। एचपीजीके में एक तो आप करंट अफेयर याद रखेंगे, एचपीजीके में करंट अफेयर ढंग से रट लेना, जितना हो सके आंकड़े, इकोनॉमिक जितने भी आंकड़े होंगे ढंग से याद रख लीजिएगा। 2024 और 25 के जो भी बजट होगा, कोई आंकड़ा होगा, कोई योजना होगी, परियोजना चलाई गई होगी, ठीक है, कोई सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम चलाई गई होगी, उस स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया गया, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, कितना परसेंट है, महिलाओं को कितना योगदान दिया गया है, बच्चों को कितना है। कोई स्कीम लेके आ रहे हैं तो उसमें जैसे मान के चलिए प्यारी बहना योजना है, वो उस पर कितना इन्वेस्ट किया गया है, या उसमें कितना जो है लोगों को जो है उसमें राशि दी जाने वाली है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज एचपीजीके में आप क्या याद रखेंगे, उसके बाद आप हिस्ट्री और जियोग्राफी आप एचपीजीके की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेनी है। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन 2-3 रहने वाले हैं, ज्योग्राफी से ज्यादा रहेगी। उसके बाद कल्चर, जो हिमाचल का संस्कृति है वहां से भी क्वेश्चन लाजमी है। तो संस्कृति जो भी हमारी कल्चर है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, हर जिले का अपना अपना जो कल्चर है, अपनी अपने कुछ लोकगीत हैं, नृत्य हैं, वेशभूषा है, कर्मकांड है, कोई भी जो है धार्मिक अनुष्ठान है, उनके नाम, कब मनाया जाता है त्योहार, किस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, किस मंदिर में ये आयोजन है, या किस देव को ये समर्पित है, वो चीजें आपने कंप्लीट कल्चर जो है संस्कृति में जो है वो आपने कवर अप कर लेनी है। उसके बाद हिमाचल तो आप ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे कि हिमाचल में नदियां हैं, उन परियोजनाएं हैं कौन कौन सी है, और उसका जो है अमाउंट है वो कौन, सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है। कोई ऐसी बनी होगी आपकी परियोजना जिसमें एकाधिक स्टेट इन्वॉल्व रहे होंगे, तो वो सारी चीजें आपने कवर अप कर लेनी है। तो एचपीजीके में 2-4 चीजें जो आपने पढ़नी, करंट अफेयर पूरा आंकड़े आपने याद रखने हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ढंग से कर लेनी है, कल्चर जो है वो कवर अप पूरा कर लेना है। इतनी चीजें आपने कर लेनी है। कुछ एक सामान्य क्वेश्चन भी याद रख लेना, जैसे वैसे रटे रटाए क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं कि प्रथम लोकसभा आयोग, जो यहाँ से लोकसभा सांसद कौन थे, प्रथम राज्यसभा सांसद कौन थे, पहला उपराज्यपाल कौन है, केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा। हल्की सी जो है वो नजर रखिएगा अगर रैंडमली, क्योंकि क्वेश्चन अगर संख्या जैसे 20 है तो एचपीजीके के 8 क्वेश्चन तो लगभग आएंगे, 6 से 8 क्वेश्चन एचपीजीके के आने वाले हैं। तो उसमें आपका करंट अफेयर के लाजमी है कि 2 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन के बीच आने हैं, करंट अफेयर का ही एचपीजीके का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कल्चर से 1 क्वेश्चन आएगा। जो हिमाचल के कोई लेखक हैं, पुस्तककार हैं, उनकी किताबें याद कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। या कोई हिमाचल का प्रसिद्ध राजनेता होगा या आंदोलन करता होगा, उनसे भी क्वेश्चन आएगा।
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े होंगे, सहायता की होगी, कोई प्रमुख राजा रहा होगा, ये हिस्ट्री में आप पूरा कवर कर लेंगे। तो इस तरह से 6 से 8 क्वेश्चन जो है एचपीजीके के रहने वाले इसमें, तो आप आराम से अगर ढंग से तैयारियां करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको जो है वो पार कर लेंगे, ये वाला जो आपका टास्क है। तो चलिए, यदि किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो मैसेज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारी जो क्लासेज है वो कल अर्थात सोमवार से रूटीन में रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।